बंगाल में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई है। वही टीएमसी ये दावा कर रही है कि काउंटिंग जो है स्लो कर दिया गया। 100 सीटें ऐसी है जहां पे टीएमसी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन काउंटिंग में जो है स्लो के चक्कर में जो है अभी टीएमसी को पीछे दिखाया जा रहा है। ममता ये कह रही है कि शाम में टीएमसी की जीत होगी। हालांकि बीजेपी के अंदर जो है तमाम जो है वो कह रहे हैं कि जलेबी बनना तमाम जो है वो शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए और बंगाल पे पैनी नजर रखने वाले, बंगाल जाकर ग्राउंड पे देखने वाले बंगाल को, सैयद जवाद जो कि नेशनल पैनलिस्ट है और पॉलिटिकल एनालिटिक्स है, कैसे देख रही है जो चुनाव है, कैसे इतना बड़ा ममता का लहर अचानक से जो है वो खत्म हो जाता है और मोदी का जालमुड़ी चलता है। नहीं, देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत के साथ चुनाव लड़ती है, जिस कुव्वत के साथ चुनाव लड़ती है, जो ध्रुवीकरण के वो मुद्दे उठाती है, उसमें उसको जो है हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तंत्र के तांत्रिक भी जो हैं वो काम कर रहे थे। अगर मैं बात करूं तंत्र के तांत्रिक समझे नहीं जनता वोट करती है, जनता जिताती है भाई। नहीं, जनता वोट तो करती है, जनता टीएमसी को भी वोट कर रही है। अगर 40, 41, 42, 43, 44, 45% तक अगर ममता बनर्जी को वोट पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट अभी भी बहुत सा वोट है। अगर 3.5 से 4% जो है अगर वोट कांग्रेस को पड़ रहा है, लेफ्ट को 3%, 2% पड़ रहा है, तो आप देखिए अभी भी लगभग 52-50% जो है वो जनता खिलाफ वोट कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। जो तंत्र के तांत्रिक हैं, जिसमें ईडी हो गई, इनकम टैक्स हो गई, सीबीआई हो गई, अब तो चुनाव आयोग फुल ऑन मोड पे काम कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाया जाए। हमने देखा है कि वो चुनाव आयोग ने एक ट्वीट भी किया था जो काफी बवाल रहा, जिसमें चुनाव आयोग ने ये कहा था कि टीएमसी के भय मुक्त चुनाव हम करा के दिखाएंगे। जी, अभी भी दानिश साहब लगभग 65 से 70 सीटें ऐसी हैं जिनमें हार का अंतर जो है वो लगभग 700, 800, 1000, 2000 के अंतर से है। वहां पर देखने वाली बात होती है कि जो प्रशासन है, जो चुनाव आयोग है, कैसा काम करता है। हमने इससे पहले भी और भी नजीरें हमारे सामने हैं। बिहार का इलेक्शन गया, दिल्ली आपके सामने एक बड़ी नजीर है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुआ, आखिर वक्त तक जो है रात होने का इंतजार करा जाता है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो माहिर है एन केन प्रकीर्णन, जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, साम दाम दंड भेद, हर तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तरीके से जीत ये नहीं हो रही है बीजेपी की, आप ये कह रहे हैं? नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से कहां जीत हो रही भारतीय जनता पार्टी की, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। लेकिन सवाल ये भी है कि विपक्ष जो है, जिस तरीके से विपक्ष को उतरना चाहिए, विपक्ष के सामने एक बड़ा सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति कैसे खाली होंगे। अभी दिल्ली तो समझ में नहीं आ रहा विपक्ष क्या करे। विपक्ष ईवीएम से लड़ती है, उसके बाद उसके सामने एसआईआर चला आता है। विपक्ष एसआईआर से लड़ती है, उसके सामने ईडी सीबीआई चलाता है। तो विपक्ष कैसे लड़े, क्या करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद एक ऐसी बॉल डालती है या ऐसी एक पिच सजाती है और या ऐसा जो है माहौल बनाती है कि आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। आप उनके घर में घुस करके क्यों लड़ना है? आपको जो हमने राजनीति सीखी है या जो राजनीति हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, आकलन करते हैं, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के घर में घुस करके लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको तो एज हासिल होगी। वो एजेंडा सेट करते हैं, वो प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, आप उन्हीं की ही पिच पे आकर के खेलने लगते हैं। अगर आपको जवाद भाई, आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे। एक तस्वीर निकल के सामने आ रही है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि आगजनी शुरू हो गई है, हंगामे शुरू हो गए हैं। टीएमसी के जो दफ्तर है उस पर तोड़फोड़ चल रही है, कुर्सी फेंके जा रहे हैं, आग लगा दिया गया है टीएमसी के कार्यालय पे। इसको कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी जो पूरा नतीजा भी अब तक नहीं आया और आग शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय अमित शाह गृह मंत्री साहब ने तो पहले ही चेतावनी दे रखी थी। वो तस्वीर चलाते रहिएगा कि जो आग लगाई जा रही है वो तस्वीर दिखाते रहिए। जो सेंटर फोर्सेस हैं उन्होंने कहा था 60 दिन तक, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक वहां पे डिप्लॉयड रहेंगी। तो इस चीज को दर्शा रहा था, वो इस चीज की परिस्थिति को बेहतर जान रहे थे। वो ये जान रहे थे कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। उन्हें लग रहा था कि टीएमसी ऐसा करेगी, उनके कार्यकर्ता करेंगे, लेकिन यहाँ तो बीजेपी तोड़फोड़ मचा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर है। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज में एक्सपर्टीज हासिल है। आपने देखा था कि दिल्ली के अंदर कैसा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हुए हैं वो कैसे हुए हैं वो आपके सामने, बिहार का नतीजा, और बंगाल में तो हमेशा से ही चुनाव बड़ा एग्रेसिव लड़ा जाता रहा है।
तो उस चीज के लिए वो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है। ममता चूकी कहाँ पे, कहाँ चूक गई ममता, नहीं, सवाल ये बनता है। चूक इससे सिमट क्यों गई राजनीति, जो सड़क से निकल के वो उठी, कुछ नहीं था उनके पास। हालांकि उनका संघर्ष, ममता के बारे में अगर आपको बता दे, ममता बनर्जी 7 बार की सांसद रही है, कभी सांसद का जो वो सैलरी होता है ना मानदेय, वो उन्होंने नहीं लिया। ममता बनर्जी 3 बार की मुख्यमंत्री रही, तो जो सैलरी होता है वो नहीं लिया, आवास नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। फिर भी एक साधारण महिला, साफ सुथरी छवि वाली महिला रही, फिर भी जनता ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं दानी साहब, देखिए एंटी इनकम्बेंसी थी उनके लिए, लगातार इतने सालों तक वो मुख्यमंत्री रही, 3 बार की मुख्यमंत्री रही, प्रचंड बहुमत के साथ आई। लेफ्ट का कार्यकाल आपको याद होगा, 25 साल का कार्यकाल उन्होंने किला ध्वस्त कर दिया था, उसके बाद वो आई थी। लेकिन इस बार के चुनाव के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी की ट्रैप में फंसी। जब जब त्रिकोणीय, देखिए राजनीति के अंदर क्या है, जब जब आप देखेंगे अभी तक जो स्टडीज रही, आप ये कहना चाह रहे गठबंधन करके चुनाव लड़ते तो तस्वीरें कुछ और होती है, कहना चाह रहे क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपको अगर गठबंधन में चुनाव, फॉर एग्जांपल इंडिया अलायंस की अगर बात कर रहे हैं, एक तरफ तो आप ऊपर लेवल पे इंडिया अलायंस के साथ हैं, और फिर आप इंडिया अलायंस के अगेंस्ट ही चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस। आपके सामने सबसे बड़ी नजीर जो है वो दिल्ली की थी, दिल्ली है। हरियाणा आपके सामने एक बड़ी नजीर थी। आप जब भी देखिए यूपी के अंदर 2024 का इलेक्शन हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। इस बार उन्होंने क्या करा था कि बीएसपी से समर्थन नहीं करा, जो वोट बीएसपी को जाता था वो बीएसपी को पड़ा, जो सपा और कांग्रेस का वोट था वो पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी का अभी भी आप वो देखेंगे वोट शेयर जो है वो 25, 26, 27, 30% के अंदर ही अंदर है। जब आप 1-on-1 फाइट में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, या उससे लड़ने के लिए जाते हैं, तो वो दुगनी ताकत से चुनाव लड़ती है। आप होता है पॉलिटिकल इग्नोरेंस, आप मार के समझ गया, आपका मुद्दा समझ गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, ईवीएम को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गई है कि ईवीएम से, हालांकि हमने देखा अखिलेश यादव ने कहा हम 100 के 100 सीट जीत जाएं, फिर भी ईवीएम के खिलाफ जो है हम बोलेंगे, लड़ेंगे। ईवीएम पे तो लोगों का ट्रस्ट जो है वो खत्म हो रहा है, और ईवीएम के ऊपर लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं, सवाल लोग उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर के, और बड़े बड़े देशों के अंदर ईवीएम से अब चुनाव नहीं हो रहा है। लोगों को एलन मस्क ने भी कहा है कि ईवीएम से ईवीएम हाँ नहीं हो, ट्रंप ने भी कहा, बट सभी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग नहीं कह रहा ना, मसला तो ये है। चुनाव आयोग कैसे, चुनाव आयोग कह रहा है कि भारत का ईवीएम सबसे सुरक्षित है। नहीं नहीं, वो सबसे सुरक्षित जो अभी बैठे हैं, तख्त नशी हैं, जो गद्दी नशी हैं, वो तो भाई सरकार की ही बाजनदार हैं, सरकार का ही बाजा बजाएंगे, सरकार का ही वोपू करेंगे। लेकिन एक तो बड़ा डर है, एक बड़ा डर है, क्योंकि ममता एक जुझारू नेता है। ममता जो है वो सड़क से लेके दिल्ली तक आकर के जो लड़ने वाली नेता है। ऐसा हमने देखा कि ममता बनर्जी जो है वो एडवोकेट का कोट पहन करके लड़ना शुरू कर दी। तो ममता का क्या रुख अब लग रहा है? क्या ममता शांत बैठ जाएगी, ममता रिटायर हो जाएंगी, या ममता लड़ाई लड़ेंगी? नहीं, देखिए जो आदरणीय ममता जी की शैली रही है वो हमेशा बहुत एग्रेसिव चुनाव लड़ने की रही है। एक फाइटर लेडी के तौर पे हम लोग ने उनको देखा है, सड़क से लेकर के सदन तक वो बड़ा आक्रामक रही है, और मुझे लगता है कि ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा डैमेज है, और खुद का आकलन करने की जरूरत है, खुद अपने अंदर देखने की जरूरत है क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो उस चुनाव को इतनी आसानी से हार मानेंगी। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही, 1-1.5 घंटा पहले ही आकर के कहा है कि आपको अपने पोलिंग बूथ नहीं छोड़ना है, आपको जगह से नहीं हटना है। उम्मीद अब भी है ममता को, अभी भी है। और अभी भी मैं आपको बता दूं, जिन सीटों के ऊपर, चाहे 24 परगना हो गया, दक्षिण परगना हो गया, चाहे आप कोलकाता देख लीजिए, कोलकाता के अंदर एक जगह लगती है बिलगचिया देख लीजिए, उसके बाद हावड़ा देख लीजिए, चाहे आप पहाड़ी इलाकों में देख लीजिए, तो वहां पर अभी भी जो ममता बनर्जी का जो दूसरा चरण चुनाव था 142 सीटों पर, वो अभी भी किला मजबूत है, और उनको उम्मीद है कि वहां से जो है सीटें जो है वो अभी भी जो मार्जिन में 500, 800, 1000, 2000, 3000 या 5000 के अंदर में है, वो चीजें जो है वो अभी भी जीतने की संभावना बहुत बनी। ममता बनर्जी ने अभी एक बयान दिया, अभी बयान दिया, ममता ने ये कहा कि जहां पर 500, 1000 से बीजेपी जीतेगी या कुछ इस तरीके के आंकड़े ज्यादा बढ़ते हैं, वहां रीपोलिंग की बात वो कह रही है। नहीं, रीपोलिंग कराएगा कौन? रीपोलिंग, माफ कीजिएगा, ये रिकाउंटिंग की बात। काउंटिंग कराएगा कौन? चुनाव आयोग क्या करवा देगा? ये सवाल तो ये है, चुनाव आयोग नहीं, अगर कोई अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो फर्ज बनता है। नहीं, ये तो हमने बिहार के अंदर भी देखा, दिल्ली के अंदर देखा, और इसका कुछ नहीं होने वाला होगा।
आप आवाज जरूर उठाएंगे, लेकिन आपकी आवाज सुनने वाला कौन है, कौन आपकी आवाज ज्यादा सुनेगा, ये भी बात है। बड़ा एक ताज्जुब वाली आप तस्वीर आ रही देखिए, है। 21 लाख लोग जो हैं वो वोट देने से वंचित रह गए। उनसे कहा चलिए आप अगली बार में देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। आप तवक्को कर पाएंगे? जिन सीटों पे पिछली बार ममता बनर्जी 12,000 की सीट से 12,000 की लीड से जीती थी, 8,000 की लीड से जीती थी, आपका एक सीट पे 7-7, 8-8 हजार, 10-10 हजार वोट ऑलरेडी कट गया। तो आप कहां से जीतेंगे? दिल्ली के अंदर भी आप कहां से जीतेंगे? अरविंद केजरीवाल कितने वोट से आ रहे थे, आप देख लीजिए। अच्छा, क्रोनोलॉजी है पूरा क्रोनोलॉजी है वो, आप देखिए ना। अब आप, मैंने कहा ना, तंत्र के तांत्रिक लोग हैं, वो जानते हैं हर तरीके की, और वो लड़ना भी जानते हैं। उनकी अगर आप अगर प्रवृत्ति देखेंगे तो उनकी भी लड़ाई वाली ही प्रवृत्ति है वो, और बिल्कुल हटे नहीं, और बिल्कुल ध्रुवीकरण नफरती बयानों से भरा हुआ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों का था। प्योर कम्युनल मुद्दों पे चुनाव लड़ा गया, प्योर हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ा गया। आसाम के अंदर भी आप देख लीजिए, प्योर हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ा। बंगाल के अंदर भी मामा का प्यार कहते हैं कि मामा का प्यार है। नहीं, प्योर कम्युनल मुद्दों पे आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको, जब आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होगी कि वो बहुत आक्रामक स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं, तो आपका डिफेंस भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। क्या हमने देखा, कांग्रेस के एक बड़े नेता जो हैं वो छोड़ करके आसाम में चले जाते हैं, मौजूदा सांसद। आपको सोचना यह पड़ेगा कि आपको भारतीय जनता पार्टी को कहां उलझाना। आपको नहीं उलझना है, आपको नहीं उलझना है, भारतीय जनता पार्टी को उलझाना है। आप उलझ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप के अंदर, तो नुकसान हो रहा है। तो एक सवाल और है, क्या लग रहा है कि अब ईवीएम को लेकर के जो है विपक्ष एकजुट होगा? क्या उसकी लड़ाई विपक्ष लड़ेगा? सड़कों पे कुछ देखने को मिलेगा ममता के नेतृत्व में, कुछ बड़ा कुछ? देख, लड़ना तो चाहिए। अभी भी इंडिया अलायंस को जो है बिल्कुल आ करके एक साथ दिखाना चाहिए कि हम एक साथ, एक मुश्त पे, एक जगह पे हैं। आप अलायंस करके, बेहतर अलाइनमेंट करके, बेहतर अलायंस करके आपको विधानसभा चुनाव में भी जाना पड़ेगा। देखिए, साफ सीधी बात है दानी साहब, बिल्कुल दो विपरीत विचारधाराओं के ऊपर जो है वो देश चल रहा है। एक तरफ या तो बीजेपी के खिलाफ है या बीजेपी के साथ है, बिल्कुल क्लियर मैंडेट ये दिखा रहे हैं। अगर आप बीजेपी के खिलाफ हैं तो आपको एक साथ चुनाव के अंदर आना पड़ेगा, अपनी ईगो को आपको नीचे रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिहार के अंदर तो हम लोग, आप तो साथी में थे ना, क्या देखा था हमने? राहुल गांधी साहब ने मेहनत करी और उसी पे तेजस्वी साहब लगे हुए थे, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। क्या नतीजे निकले? मतलब आपसी की लड़ाई को जो खत्म करना पड़ेगा, एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है आपका। आप ये समझते हैं कि आप बहुत बड़े 30 मार खां हैं, आप बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट प्लानर हैं, आपके पास बड़े धुरंधर नेता। अरे जनता नहीं एक्सेप्ट कर रही, यूथ नई लीडरशिप चाह रहा है। आप वही पुराने राग ढपेलियां अपना रहे हैं। यूथ चाह रहा है कि आप उनको समाज से निकाल करके नए लीडर दीजिए, आप वही ऊपर से टपकाते चले जा रहे हैं। वही नरेंद्र मोदी भी यूथ थोड़ी है। नरेंद्र मोदी साहब यूथ के चीजों को टारगेट करते हैं, यूथ को वो टारगेट करते हैं, महिलाओं को टारगेट करते हैं। आप हम और आप कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो उनको देखना पड़ेगी उस नजरिए से। आप तीसरी 240 भी सीटें आप कह रहे हैं कि 240 पे आगे घट गए, हम भी कहते हैं, लेकिन 240 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप इसको देखिए, नीतीश कुमार साहब को वहां से उन्होंने खत्म कर दिया, आप नीतीश कुमार साहब को रिटेन नहीं कर पा रहे। आप ममता बनर्जी के साथ जो है अलाइनमेंट नहीं बैठा पाला। आप जो है, अरे भाई, आज भी अगर मैं ऐसी फेसेस की बात करूं तो मायावती से बड़ा तो कोई फेस नहीं है। कहां है आप? आपने तो मायावती को भी खुद डाल दिया है कि भाई उनको नहीं देखेगा, उनका वोट मिल जाए। और यही टीएमसी ने गलती करी, वो कांग्रेस को ठिकाने लगाएगी, वो लेफ्ट को ठिकाने लगाएगी, वो लड़ाई लड़ेगी जा करके और अन्य छोटे दलों से। फिर आप मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से भी। आप कांग्रेस लेफ्ट को ठिकाने लगाने के चक्कर में खुद ठिकाने लग गए। आप नहीं अगर ये बेहतर अलाइनमेंट होता, कोशिश तो की गई थी 2024 में, सब लोग एक साथ आए थे, नीतीश भी आए थे, नतीजे भी आपके सामने आए, फिर अलग अलग हो गए सब। तो आप चुनाव भी अलग लड़े, बिल्कुल अलग लड़े। आप वही देखिए, एनडीए कहां अलग चुनाव लड़ा,
आप बताइए, कहीं नहीं लड़ता वो तो। कहीं नहीं। साथ में उनका मैसेज आप दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के अंदर बयान जरूर देते हैं, जीतन राम मांझी बयान जरूर देते हैं कि मैं अकेले वहां लड़ जाऊंगा, चिराग जरूर बोलते वहां लड़ जाऊंगा, लड़ते कोई नहीं है। एक एक सीट वालों को भी वो रिटेन कर रहे हैं, लड़ते कोई नहीं है। एक एक सीट। जिनका जीतन राम मांझी का एक सीट है, लेकिन आप उनका पोर्टफोलियो देखिए, कितना हैवी पोर्टफोलियो उनके पास है। बेटा मंत्री है, खुद के केंद्र में मंत्री है। अब वो आप मैसेज क्या दे रहे हैं? यूथ जो है वो बेवकूफ नहीं है, भारत की जो आवाम है वो बेवकूफ नहीं है, वो इस चीज को बेहतर समझती है कि आप मतलब स्टेट में तो आप चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, सेंटर में हम क्या है, एक ही हमारा एजेंडा कि हमें मोदी को हटाना है। नहीं भाई, आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं, आपकी आइडियोलॉजिकल विचारधारा की जो लड़ाई है वो आरएसएस से है। अगर आप आरएसएस के साथ विचारधारा के तौर पर जा रहे हैं और समाज के बीच आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? दानी साहब, लोग देते हैं उम्मीद के ऊपर वोट, यकीन के साथ देते हैं। अगर आपके पास कोई उम्मीद, कोई ऐसा आपके पास कुछ एक सेट फॉर्मूला है, या आपके पास एजेंडा है, आपके पास ऐसा नैरेटिव है कि आप क्या दे सकते हैं। चलिए अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, दूसरे टॉपिक पे आते हैं, शुरुआत करते हैं उसकी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो ट्विटर पे अभी निकल के आ रहा है कि बंगाल की जनता का आक्रोश सड़कों पे दिख रहा है। हालांकि किसी पुष्टि हम नहीं करते क्योंकि ट्विटर में कुछ चीजें फेक भी रहती है, लेकिन ये जो तस्वीर निकल के आ रहा है, एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया है कि पब्लिक ऑफ वेस्ट बंगाल वो जो है अब यहाँ पे सड़कों पे उतर गई है और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ गुस्सा है। ये हालांकि ऑफिशियल अभी कोई खबर इस तरह की नहीं आई है, लेकिन इन तमाम तस्वीरों को जो है निकल के आ रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी की अगर बात करें तो उनके कार्यालय पे आगजनी हुई है, उनके कार्यकर्ता के साथ मारपिटाई हुई है, टीएमसी के जो है वो दफ्तर में जो है चेयर तोड़े गए हैं, बहुत कुछ तस्वीर निकल के सामने आ रही है। भाई एक और दिलचस्प तस्वीर ये निकल के आ रही है, चुनाव आयोग का जो कंट्रोल रूम है उसका चाबी गुम हो गया। अब उस चाबी को जो है तोड़ा जा रहा है हथौड़ी मार के। तो जवाद भाई, एक सवाल यहाँ पे फिर ये बनता है कि जब चुनाव आयोग जो है चाबी सुरक्षित नहीं रख पाता है स्ट्रॉन्ग रूम का, तो क्या वो जनता के भरोसा को सुरक्षित रख पा रहा है? नहीं, तो जनता का भरोसा तो उन्होंने लेना देना नहीं ना, जनता का भरोसा था उनको। तो सिर्फ दो लोगों का भरोसा जीतना है, हम दो और हमारे दो। ज्ञानेश साहब को सिर्फ दो लोगों का भरोसा जीतना, और उन्होंने दो लोगों का भरोसा जीता हुआ है। उनको जनता से, आवाम से क्या आप सोचिए, एकदम से उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी जीत हो गई कि हमने भयमुक्त चुनाव करा लिया, एक भी हत्याएं नहीं हुई, एक भी मौत नहीं हुआ। ये तो पोल खोल रहा है, ये तो साफ दिखा रहा है आपने कितना भयमुक्त जो है अपना बंदोबस्त करा था। लेकिन ये आगजनी तो कुछ और कह रही है, जो आगजनी हो रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि पूरी अगर आप देखेंगे, इस पूरे चुनाव को देखेंगे तो हिंसा तो रुकी नहीं। आपके चुनावी वादे जो हैं वो कहाँ पूरे हुए हैं? आप तो लोगों को धमका रहे हैं, उल्टा टांग देंगे और बता देंगे तुमको, और उसके बाद अपने जो है वही जो एक लैंग्वेज होती है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व जाने जाते हैं, धमकाने की, डराने की कोशिश करी जा रही है, और वही कर रहे हैं। ये मोरली डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टीएमसी के लोगों को और खास तौर पे बंगाल की जनता को साफ संदेश ये देने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष मोदी से लड़े, शाह से लड़े, ज्ञानेश कुमार से लड़े, ईडी से लड़े, किससे लड़े? विपक्ष को अपने आप से लड़ने की जरूरत है, अपने अंतरात्मा से लड़ने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि कहां पर हमसे मिस्टेक हो रही है। आपको जनता के बीच उतरना पड़ेगा। जब तक बड़े नेता ये गाड़ियों के अंदर बैठ करके आ करके और यूं हाथ हिला करके, गाड़ी से निकल करके विंडशीट हटा करके यूं हाथ हिला करके चले जाएंगे, जनता नहीं कनेक्ट होगी। आप अगर इस भूमिका में हैं कि आप सुपरस्टार हैं, आप जाएं, आपको स्टेज सजा हुआ मिले, आप बड़ा शानदार भाषण दे करके चले आए, माफ करिएगा, इससे चुनाव नहीं जीतते, इससे चुनाव आप नहीं जीत पाएंगे। आप चाहते हैं स्टार, और जो छोटे, जब तक जमीनी कार्यकर्ताओं को आप ऊपर लेकर के अपलिफ्ट नहीं कराएंगे, तब तक ये इस राजनीति के अंदर जो है आपको यही नतीजे देखने को मिलेंगे जो आपको देखने के मिल रहे हैं। आपको जो पॉलिटिक्स का नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया, उस पॉलिटिक्स से आपको बाहर आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। भी नहीं आप मंच लगा हुआ और मैंने बहुत अच्छा भाषण दिया और बहुत अच्छी तकरीर करी और इतनी धूप में मैं 2 घंटे खड़ा रहा। साहब, जनता आपके लिए सुबह से खड़ी होती है। भीड़ जुटाने के अंदर लोगों के जो छोटे कार्यकर्ता उनके पसीने निकल जाते हैं, कितना उनका जान माल, उनका पैसा, उनका वक्त लगता है, उसके बावजूद भी वो बाहर जो है अपने बड़े नेता दिल्ली आने के बाद मिल नहीं पाते। ये बड़ी समस्या है।
दिल्ली के अंदर बैठे हुए नेता वो लेकिन सब ममता जानते हैं। बनर्जी के बारे में मीडिया से आप कनेक्ट होकर के, हम और आप मीडिया से कनेक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि जो मीडिया ने परसेप्शन दे दिया दिल्ली में, जमीनी सतह पर आप निचले स्तर पे जब जाएंगे तो वहां पे लोगों की समस्याओं को बैठ करके सुनना पड़ेगा आपको, और आप नहीं सुनेंगे तो यही नताइज होंगे जो आप देख रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की छवि तो कुछ और थी, वो ग्राउंडेड एक महिला थी, ग्राउंडेड मुख्यमंत्री रही है, फिर भी नतीजे ये आना। और ईवीएम को लेकर खासकर अब जो विपक्ष जो है बोल रहा है, इस पे कैसे देख रहे हैं? ईवीएम का असर है, एसआईआर का असर है, या ममता की नाकामी का असर है? एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है, और नो डाउट मैं एसआईआर को, आप जानते हैं मैं तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स पर रहता हूं और अभी भी रहूंगा। मैंने हमेशा एसआईआर के बारे में बोला है कि एसआईआर गैर संवैधानिक है, और जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिस प्रक्रिया के तहत हो रहा है, मैं उसका एजेंडा भी जानता हूं कि आगे जाकर के, मैंने 6 महीने से कह रहा हूं, परिसीमन करेंगे। अच्छा, इस तस्वीर पे क्या कहेंगे? ये जो तस्वीर दिख रही है जिसमें सीसीटीवी कैमरा स्ट्रांग रूम का बंद पड़ा हुआ है और कहा जा रहा है 102 घंटे के लिए बंद रहा। दूसरी तस्वीर एक और दिखी सीसीटीवी की, जहां पे एक संदिग्ध व्यक्ति वो जो है ईवीएम को देख रहा है, खोल रहा है ईवीएम को, सीआरपीएफ भी वहां पे मौजूद है। इस तस्वीर को कैसे देख रहे हैं जो आ रही बंगाल से? तस्वीरें बहुत रात सी को आई है ये। देखिए, तस्वीरें बहुत सी आ रही हैं, अब इन तस्वीरों की कितनी पुष्टि हो पाती, कितनी सही है या नहीं है, मैं सोशल मीडिया की आई हुई न्यूज को इतना सीरियसली, संजीदगी से इसलिए भी नहीं लेता हूं कि बहुत से सोशल मीडिया पे फेक नैरेटिव चल रहे हैं। नहीं, एएनआई ने डाला है कि ममता बनर्जी के घरों को घेर लिया गया है बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा, और वहां पे जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। हाँ, तो वो अब भारतीय जनता पार्टी यही मोरली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच दिखाने की ये कोशिश कर रही है कि हम ममता बनर्जी के जो गुंडा राज की जो उन्होंने बात करी उससे भी नहीं डरते हैं, जो उनका सिंडिकेट है उनसे भी नहीं डरते हैं, उनके जो बड़ी नेतृत्व है, मुख्यमंत्री को हमने घेराव कर लिया, उनका विरोध कर रहे हैं। ये दिखाने की, ये मोरली बूस्ट करने की कोशिश करी जा रही है अपने कार्यकर्ताओं के बीच कि आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छा, आपका आकलन क्या कहता है कि आगे ममता की लड़ाई किस ओर जाएगी? क्या शांत बैठेंगी, दिल्ली आएंगी, या रिटायरमेंट लेंगी? देखिए, ये अरविंद जो मेरी अपनी सोच है, आप बिल्कुल भी ना इत्तेफाकी जाहिर कर सकते हैं। अभी तक जब आप सत्ता में थे तो आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल बड़ा जोर से, शोर से बोलते थे और पूरी जो है आम आदमी पार्टी की बताई जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, साथ के साथ जो है राज्यसभा सांसद तोड़ करके चले गए। अब यही टीएमसी के अंदर तुम होगी, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाएगी। आपको याद होगा 2024 के इलेक्शन के अंदर और 2019 में लगभग 22 सीटें के आसपास जो है वो बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी को बंगाल के अंदर एक बड़ा डेंट लगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर आधी हो गई, तो वो 240 पर है। अब लोकसभा में भी हमने देखा, अभी जो लोकसभा हुआ, अभी लोकसभा गई थी बीजेपी, 12 पे सिमट गई। अब बीजेपी के अंदर आप देखिएगा टीएमसी के अंदर भगदड़ मचेगी है, और वो भगदड़ को जो है भारतीय जनता पार्टी ही अपने अंदर जो है मर्ज करेगी, या फिर बहुत से लोग जो है छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी। वो तो कह रहे सब करप्ट है, तो फिर कैसे? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी तो वो वॉशिंग मशीन कहते हैं, मैं उनको क्विक वॉश कहता हूँ। अच्छा, वो मतलब इधर से इधर करिए और अगले दिन बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं, चमकते हुए, धुले हुए, साफ निकलते हैं, और उनको दाग अच्छे भी लगते हैं। दागदार नेता जो है, ठीक है, उनको पसंद है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सैयद जवाद, जो नेशनल मीडिया के पैनलिस्ट हैं, और बड़ी बेबाकी से जो है और बड़ी अच्छी नजरिए से उन्होंने बंगाल को, तमाम चीजों को, पहलुओं को रखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दर्शकों को भी धन्यवाद।